हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड चेंजेस। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक्स जिनका यूज़ करके हम एक मिक्सचर को जो आपके सामने है उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड्स के साथ साथ समटाइम्स हमें लिक्विड भी मिक्सचर देखने को मिलते हैं जिनको हमें सेपरेट करना होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमें लिक्विड्स को सेपरेट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज आपके सामने एक मिक्सचर है, आपको उसको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज, उसका टेक्सचर देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि वेदर द लिक्विड्स आर मिसेबल और इमिसेबल। मिसेबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं और आपको अलग अलग फेजेस नहीं दिखाई देती हैं, जबकि इमिसेबल लिक्विड्स डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आपस में मिक्स नहीं होते हैं और आपको डिफरेंट लेयर्स या फेजेस दिखाई देती हैं। ऐसे लिक्विड्स को हम इमिसेबल लिक्विड्स कहते हैं, जैसे कि कैरोसिन और वाटर, ऑयल और वाटर। ऑयल कैप्सूल के फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट रहता है। तो अगर मिसेबल लिक्विड है तो आप उसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन टेक्निक्स। डिस्टिलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसा लिक्विड है जिनमें आप डिफरेंट लेयर्स देख पा रहे हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हमें सेपरेटिंग फनल की जरूरत होती है। स्टूडेंट, सेपरेटिंग फनल क्या होता है? सेपरेटिंग फनल एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें आप लिक्विड, जो मिक्सचर आपको दिया गया है जिसको आपको सेपरेट करना है, जिसमें आप लेयर्स को देख पा रहे हैं, उस लिक्विड के मिक्सचर को आप इस एपरेटस में डाल दीजिएगा। यू जस्ट हैव टू पोर द लिक्विड इन दिस सेपरेटिंग फनल और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा। अनडिस्टर्ब्ड जब आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो आपको डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। यहां पर अगर आपने एक लिक्विड मिक्सचर को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखा हुआ है तो आपको डिफरेंट लेयर्स थोड़ी देर में सेपरेट होती दिखेंगी। कुछ टाइम बाद जब सारी लेयर्स आपस में सेपरेट हो जाती हैं तो आप वन बाय वन एक रिसीवर में या एक बीकर में उसको सेपरेट निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉपर आप उसको ऑन कर सकते हैं। एक लेयर आपकी पास थ्रू होगी सेपरेटिंग फनल से, आप उसको कलेक्ट कीजिएगा। जब वो आपकी पूरी लेयर फिनिश ऑफ हो जाती है सेपरेटिंग फनल से, आप फिर स्टॉप कॉर्क को बंद करके उसको फिर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए और दूसरी लेयर को सेपरेट होने रख दीजिएगा। अगर 2 या 2 से 3 ज़्यादा लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके आप बहुत इजीली मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स। तो अगर किसी मिक्सचर में कोई ऐसा मिक्सचर है, जैसे कि आपका अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, अगर अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वाटर में या किसी भी अलग कंपोनेंट में आपने इसको मिक्स किया है, तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम करता है, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं। या फिर अगर कैम्फर का कोई मिक्सचर है, आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया है, कैम्फर सॉल्यूशन है, तो आप हीट देंगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे कैम्फर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके सामने सिर्फ वाटर रह जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे
मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिनका एक कंपोनेंट, कम से कम एक कंपोनेंट, ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट सब्लाइम करना चाहिए। अगर आपने अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर इनको मिलाकर के एक मिक्सचर बनाया है तो ये दोनों ही सब्लाइम करते हैं, दोनों ही गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एक आपका अमोनियम क्लोराइड वाटर में है या कैम्फर वाटर में है तो आप वाटर और कैम्फर को सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड टेक्निक है, आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक है। जनरली ब्लड, यूरिन, इनमें जो भी आपके हैवियर ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये आप डिटेल में हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली यूज़ की जाती है डाइज से कलर्स को सेपरेट करने के लिए। कोई पार्टिकल अगर आपका डाई में डिसॉल्व है तो आप कलर के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर का सैंपल आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्रोमेटोग्राफी की मदद से एक मिक्सचर में से अलग अलग सब्सटेंसेस जो उसमें डिसॉल्व हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन जब आपके सामने आपका जो सैंपल है, जो मिक्सचर है, वो ऐसा लिक्विड है जिसमें आप लेयर्स को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब मिसिबल लिक्विड है। मिसिबल लिक्विड्स जब आपके दो लिक्विड बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो गए हैं, आप अलग अलग लेयर नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आपको सिंपल डिस्टिलेशन मेथड की जरूरत होती है। सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल प्यूरिफिकेशन टेक्निक है इसमें। लेकिन आपको एक चीज का याद रखना है, एक चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है कि ऐसे लिक्विड्स जिनके बीच में, जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में एटलीस्ट 50 डिग्रीज का डिफरेंस हो या इससे ज्यादा हो, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 50 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, उनको आप सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। आपको अपने लिक्विड सैंपल को, जो आपका सैंपल है, जो मिक्सचर है, आपको उसको एक राउंड बॉटम फ्लास्क में रखना होता है और हीट प्रोवाइड करनी है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क से थर्मामीटर जुड़ा होता है जो टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। इसमें आपने अपना मिक्सचर रखा हुआ है और आप इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां से एक वाटर कंडेंसर जुड़ा हुआ होता है। इस वाटर कंडेंसर में पानी होता है ताकि जो भी आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क में आप अपना मिक्सचर रखते हैं और उसको हीट प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर। जब आपका लिक्विड वेपराइज करने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, ये वेपर्स आपकी वाटर कंडेंसर में जाती हैं। इस वाटर कंडेंसर की वजह से जो आपकी गैसेस यहां से पास होती हैं वो कंडेंस होने लगती हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपको अडेप्टर में या रिसीवर में अपना जो एक कंपोनेंट है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप सिंपल डिस्टिलेशन की मदद से मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये एक मोर एडवांस्ड डिस्टिलेशन टेक्निक है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले फ्रैक्शनल कॉलम को समझना होगा। फ्रैक्शनल कॉलम ऐसा एक एपरेटस होता है जिसको एक कॉलम में आप ग्लास बीड्स को भरकर तैयार कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को राउंड बॉटम फ्लास्क में लगा दिया जाता है ताकि जो भी वेपर्स आपकी लिक्विड मिक्सचर की बन रही हैं वो इस ग्लास बीड्स से बार बार टकराकर कंडेंस हो सकें। इसका जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है उसके लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है।
20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ऐसा एक मिक्सचर जिसके लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, उसको सेपरेट करने के लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, वो भी एक मिश्रण है। एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनको आपको कैसे सेपरेट करना है? तो सबसे पहले जो आपकी एयर है आपको उसको कूल करना है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो आपकी एयर लिक्विड एयर बन जाती है। टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे, लिक्विड एयर बन जाती है। फिर आप उसको वार्म करते हैं स्लोली इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग एपरेटस में आप उस लिक्विड एयर को वार्म करते हैं और आपको डिफरेंट गैसेस डिफरेंट हाइट्स पर मिल जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो डिफरेंस है हर गैस के, जो आपकी लिक्विड एयर है हर गैस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिससे अलग अलग हाइट पर आपको अलग अलग गैस अवेलेबल हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसके तरीके से आप, जिसको यूज करके आप एयर के एक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप लिक्विड में डिसॉल्व हुए सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। ये आपकी इवेपोरेशन से ज़्यादा एडवांस्ड टेक्निक होती है। इवेपोरेशन आप जब करते हैं मेथड सेम होता है, आपको जो आपका लिक्विड है आपको उसमें से जो सॉलिड डिसॉल्व है उसको सेपरेट आउट करना है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हमें और ज़्यादा प्योर आपको कंपोनेंट अलग अलग मिल जाते हैं, जिसमें आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पीछे रह जाती हैं और आपको जो सॉलिड है वो हमारा क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको ग्लास वॉच में रिमेनिंग दिखाई देता है। वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन समझने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे घर में जो पानी आता है विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, जिसको हम पीते हैं, खाने के लिए कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ नॉट जस्ट एज वी सी इन द सीज। जैसा हम समुद्र में देखते हैं या रिवर में देखते हैं या तालाब में देखते हैं, दैट इज़ नॉट दैट वाटर। उसको कुछ स्टेप्स को प्रोसेस करा करके फिट फॉर ड्रिंकिंग यानी हमारे पीने योग्य बनाया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हैवियर पार्टिकल्स, जो हैवियर अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम में सेटल हो जाते हैं। लोडिंग। लोडिंग में आप एलम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जिससे कि सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं जो थोड़े डिजॉल्व हो चुके हैं वाटर में, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आप पानी में कुछ जो भी ऐसी डिजॉल्व गंदगी है या कंटामिनेंट्स है, तो सबसे पहले आप उसमें कुछ लेयर्स बनाते हैं। डिफरेंट फिल्टर्स के लिए डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं। पानी उनसे प्रोसेस होता है, उससे पास थ्रू होता है और फिर क्लोरीनेशन कराते हैं। क्लोरीनेशन में आप कुछ ऐसे ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन टैबलेट्स को डिसॉल्व करते हैं, जिससे कि पानी जो वाटर है वो जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पानी को सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो रिजर्वॉयर जिसमें पानी आपका होता है, रिजर्वॉयर जैसे आपने पानी को इकट्ठा किया है, सोर्स से आप उसको लेकर आए हैं, जैसे कि नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, आप उससे पानी को सबसे पहले पास थ्रू करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में पानी जाता है, जितनी भी हैवी अनडिजॉल्व्ड जो भी गंदगी है, इम्प्योरिटी है, वो सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है जिसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद पानी जाता है लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में
जब पानी जाता है तो वहां पर एलम के साथ उसकी रिएक्शन होती है, एलम मतलब फिटकरी, जिससे जितनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड कंटामिनेंट्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर पानी जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर्स होती हैं स्टूडेंट, जिसमें से कोर्स ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल की 3 लेयर्स बनाई जाती हैं और उन लेयर्स में बेसिकली जो भी सैंड से रिलेटेड, जो भी ग्रेवल रिलेटेड इम्प्योरिटी पानी में रह जाती है वो वहां पर सेटल डाउन हो जाती है और फिर पानी जाता है क्लोरीनेशन टैंक में, जहां पर ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन होती है पानी की और पानी जर्म फ्री और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है और तब हमारे पास एक फिट फॉर ड्रिंकिंग पानी, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने घर पर डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वो मिलता है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स होते हैं, सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चेंजेस आपके केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो समझते ये हैं कि चेंजेस कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज होती है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, जैसे कि आइस क्यूब का पानी में कन्वर्ट होना। बच्चों ये भी H2O है और ये भी H2O है, सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हो गई है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया है, या आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाएगा। कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो ये कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट दूसरा चेंज होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जब हमारा नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस क्रिएट होता है। जैसे कि आप कैंडल को जलता हुआ देखें। एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिससे आपको बहुत इजीली फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस समझ में आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। जब भी एक कैंडल को जलता हुआ हम देखते हैं तो उसमें दोनों ही चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग आपका फिजिकल चेंज में आएगा क्योंकि सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। लेकिन जो ये बर्निंग हो रही है स्टूडेंट, बर्निंग, जब भी बर्निंग होती है ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि आपका कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो भी एशेस बन रहा है या वाटर वेपर बन रही हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये हमारा कंबशन, बर्निंग जो है जिसको हम कंबशन बोलते हैं, वो केमिकल चेंज है। और मेल्टिंग जिसमें आपका सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, वो आपका एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि दूध का फटना या फिर एप्पल का खराब होना। तो ये सभी आपके ऐसे चेंजेस हैं जो केमिकल चेंज है, जिससे आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है। फिजिकल चेंज आपके दोबारा अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ सकते हैं, जैसे कि आपने सॉलिड जो आइस क्यूब है उसको मेल्ट किया, आप उसको अगेन फ्रीज करेंगे, वो फिर आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार एप्पल खराब हो गया, वापस आप उसको दोबारा से सही नहीं कर सकते, उस जो प्रोसेस हुआ है, जो चेंज हुआ है, उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। हमने उन दोनों टाइप्स को डिस्कस किया, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर में हमने सॉल्यूशन को पढ़ा, हेट्रोजेनस में सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन को पढ़ा। ये ऐसे मिक्सचर थे जिनमें हमारे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स को मिक्स किया गया था। लेकिन क्या कभी प्योर सब्सटेंसेस के बारे में सुना है? तो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैटर, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब क्या होते हैं।